सिनोबे कांग्रेसी भड़वों, चमगादड़ जैसी शक्लों वाले चमचों, हाँ हूँ मैं मोदी भक्त, अंध भक्त। बोला क्या उखाड़ लोगे? तुमसे तो बेस्ट है, तलवे चाटते चाटते खाना नहीं खा जाता तो कोई इंसान है। बहुत हाई प्रोफाइल सीट रही है। मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे हैं वहां पर, 3 बार उन्होंने लगातार यहां पर रहे हैं। इस बार उन्होंने सीट ये छोड़ दी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अबे साले। जय श्री राम। मेरे सभी सनातनी भाइयों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए कुछ खास और नया लेकर आए हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा लगाकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अब्दुल को हिजड़ा बताने वालों, अब्दुल अपनी खतना कराने के बाद भी 4-5 बच्चे कर लेता है और आप बिना खतना कराए एक में हार मान लेते हो। हाँ तो ऐसे तो कुतिया भी 6-6 पिल्लों को जन्म दे देती है, इसमें क्या कोई तीर मारने वाली बड़ी बात है। ये भी नहीं देखती है कि साबुत है कटा हुआ है। वैसे तुम्हारा कटे हुए के प्रति विशेष रुझान है, विशेष झुकाव है, इस वीडियो से ऐसा प्रमाणित होता है। वैसे भी तुम्हारे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम जैसी हूरें खेती की तरह हैं, आगे से आओ चाहे पीछे से आओ। फिर आगे चल के यही पिल्ले कोई कटिंग करता है, कोई सब्जी बेचता है और कोई पंचर बनाता है कि सीएजी हम लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 148-49 के तहत बनाई गई है, स्वायत्त संस्था है। आपकी संस्था को कोई सरकार या राजनीति प्रभावित नहीं कर सकती। सीएजी की रिपोर्ट से गुजरते हुए आप तमाम विभागों की हालत तमाम राज्यों में समझ सकते हैं। सीएजी की रिपोर्ट को आप अपने खाली वक्त में पढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि महंगे विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे का खेल क्या है। सीएजी की रिपोर्ट से नजरें चुराने से कोई लाभ नहीं। सीएजी ने इसके पहले भी मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री के आवास का ऑडिट किया है, या यह पहली बार है कि सीएजी ने किसी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर होने वाले खर्चे की ऑडिट की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास की ही ऑडिट क्यों की गई और यह रिपोर्ट चुनाव के पहले ही लीक कर दी जाती है, तो इस पूरे मामले में संदेह होना वाजिब है। यह मुद्दा अप्रैल 2023 से पब्लिक में है। तब से मीडिया में खबरें छप रही हैं और बहस चल रही है कि केजरीवाल ने कोई शीश महल बनाया है। अब सीएजी की रिपोर्ट भी आ गई। ऐसा कमाल आपने पहले कब देखा है कि घोटाले का आरोप मीडिया में पहले लगे और उसके बाद सीएजी की रिपोर्ट आ जाए। आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है। भारत में सच बोलने का मतलब है अपनी कब्र खुद खोद लो। एनडीटीवी के एक जर्नलिस्ट ने रोड कंस्ट्रक्शन के करप्शन का पर्दाफाश किया और उनकी इस ईमानदारी की सजा उनकी लाश मिली कॉन्ट्रैक्टर के घर के सेप्टिक टैंक के अंदर। पहले चपर चपर करना बंद कर, क्योंकि बहन तेरी आवाज बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग है और कोई बहरा आदमी भी सुन लेना तो साला दोबारा बहरा हो जाएगा वो। और हाँ, इस बार तूने बहुत सही मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है और इसमें मैं भी तेरा पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन यही आवाज बंगाल के टाइम पे, कर्नाटका के टाइम पे और नॉन बीजेपी रूल स्टेट में कहाँ चला जाता है? तब अंधे हो जाती है तू या फिर दिखता नहीं है? और हाँ, ईमानदारी और इंसानियत की बात तो तुम मत ही कर, जो खुद एक स्क्रिप्ट पकड़ के दूसरों के तलवे चाट के बस बोलना चालू कर देती है। और मुझे समझ नहीं आता कौन सा लोग इसे फॉलो करते हैं, कमार कहीं के। हमारे दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात यह है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली वालों को शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीएच घोटाला, कचरा घोटाला, शीश महल घोटाला, सड़कों के गड्ढों, नलों से निकलते गटर के गंदे पानी, कोचिंग माफिया, टैंकर माफिया, अवैध घुसपैठियों और आंदोलन के नाम पर होने वाले दंगों से बचाने के लिए 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव की तारीख निर्धारित कर दी है। अब दिल्ली को इस भ्रष्टाचारी आपदा से मुक्ति दिलाने के लिए 5 फरवरी को अपना महत्वपूर्ण वोट देकर दिल्ली में विकास का कमल खिलाइए। याद रखिए, अगर इस बार मुफ्त बिजली पानी के चक्कर में फंसे तो दिल्ली भ्रष्टाचार के गड्ढे में ऐसा डूबेगी कि फिर दिल्ली को कोई नहीं बचा पाएगा। अब निर्णय आपका है, दिल्ली आपकी है। दिल्ली को आपदा से मुक्त कराकर विकास का कमल खिलाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज दिल्ली में नल से आरओ का पानी आ रहा है जिसे आप सीधे पी सकते हैं और हो सकता है कि कुछ समय बाद आपकी सांस चलनी बंद हो जाए। तो जी इससे पहले जग जाओ और इस बीमारी के सप्लायर को दिल्ली से निकाल कर फेंको और रहम कर लो अपने ऊपर। और वही केजरीवाल जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहले कहा कि नेल्सन मंडेला पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेडिशन के चार्ज लगाए, उसी नेल्सन मंडेला को यूरोपियन समुदाय ने नोबेल प्राइज दिया। आप इतिहास के टीचर हैं और शायद ये आपको पता होगा कि नेल्सन मंडेला पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे।
आपको मैंने बोला था ना कि मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दे। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा रिवील करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा? ना भैया देखो, मैं बात हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे जो ज्यादा रिस्क ले सके ही डज बेटर। क्या सर आपकी लाइफ में आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी टाइम के साथ बढ़ रही है? मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है, मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी। और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। अगर आप आज के दिन, आज मैं ये नहीं हूं, कल ये नहीं रहूंगा तो मेरा क्या होगा, कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो। हिंदू धर्म को न मानने वालों, तुम्हें धर्म से भटकाकर तुम्हारा नेता आज मंदिर मंदिर घूम रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। इसे देखने के बावजूद भी यदि तुम अपने आप को हिंदू नहीं मानते ना, तो यकीन मानो तुम हिंदू हो ही नहीं सकते। जय श्री राम। आज इसी मैदान में कह के जा रहा हूं, 1 साल के अंदर दिल्ली को ऐसा चमका के दिखा देंगे, आप लंदन से कंपेयर कर लेना। ये लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। हाँ, लंदन पेरिस नहीं है, ये कबाड़ पेरिस है। यहाँ पर गरीब आदमी रह रहे हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। प्रयागराज में महाकुंभ स्थान को वक्फ की संपत्ति बताना एक कोरी बकवास है। एक मौलवी ये प्रचार करते हुए नहीं थक रहे हैं, जबकि हजारों साल से महाकुंभ होता आ रहा है। उसमें वक्फ की जमीन कहना बकवास के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सस्ती शोहरत पाने के लिए या उकसाने के लिए किया जा रहा है। और ये कहना है मोहम्मद यासीन अंजुमन इंतजामिया का, जो कि मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो सोशल मीडिया पर वक्फ के अवैध धंधे पर इतराने वालों, जरा दिमाग लगाओ और अपने मुंह पर टेप भी। आज की सबसे सुंदर तस्वीर कुंभ से आई है, लेकिन बाबा जी को इतना शांत देखकर शांति दूत तो हल्के में मत लेना, क्योंकि बाबा जी का सीधा सीधा कहना है कि विश्व में शांति के लिए संत हूं मैं, धरा के गुंडों माफियाओं का अंत हूं मैं। बाबा जी आजकल बड़े ही आक्रामक रूप पर भू माफियाओं यानी वक्फ बोर्ड पर भड़क रहे हैं। बाबा ने सीधे सीधे कहा है कि 1-1 इंच जमीन का हिसाब लिया जाएगा, जमीनें वापस ली जाएंगी, शाम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाएगा और उस जमीन का उपयोग जन कल्याण के लिए किया जाएगा। बाबा की आक्रामकता को देखते हुए हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक आह्वान हो रहा है कि मेरे दीन ईमान वालों एक हो जाओ इस इंसान के खिलाफ। लेकिन बाबा को हिलाना तब तक मुश्किल है जब तक हिंदू एकजुट है। हेलो अनभक्तो। हेलो बेगम, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ बेगम, आप बताएं आपके क्या हाल है? इस वीडियो में रोस्ट नहीं मारूंगी, सोचा आपका हालचाल ले लूं। रोस्ट करने की तुम्हारी औकात ही नहीं है ना। अरे नहीं नहीं, जब तक आप जैसे नापाक लोग इस धरती पे जिंदा है तब तक हम जैसे लोगों को सुकून कहाँ। सुधर गए या अभी भी वही हो? नहीं वो सब ठीक है, ये बताओ मामू आजकल तुम्हारे दिखाई नहीं दे रहे हैं। हिंदू जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो भगवान से भक्ति और मोक्ष या फिर विश्व का कल्याण हो कहकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये दक्षिण भारत के मुसलमान हज जाकर मक्का मदीना में आरएसएस और बीजेपी को खत्म करने की दुआ मांगते हैं। और अब भी अगर हिंदू नहीं जगे तो उनके बच्चों का या उनके आगे के बच्चों का शांति दूत वही हाल करेंगे जो उन्होंने कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का किया है, या फिर ईरान में पारसियों का किया है, या फिर पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों का किया है, या फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा ज़िद हादल बैत நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நிலைமை சீராகிறதுக்காக வேண்டி துஆ செய்ய குறிப்பா
RSS கட்சி முற்றிலுமாக ஒளிந்து விட வேண்டும். BJP வெற்றி பெறக்கூடாதுன்னு சொல்லி குறிப்பாக அல்லாஹ்விடத்தில் दुआ செய்யுங்க. और बदकिस्मती की बात यह है कि क्योंकि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके. शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो. अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे. अगर पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये असेंबली के लिए भी है तो फिर हमें मिलकर काम करना होगा. अगर मस्जिद का सर्वे हो चुका हो तो एक सर्वे हॉस्पिटल का भी करवा लीजिए कि वहां पर सारी मशीनें सही से काम तो कर रही है ना, खराब तो नहीं है, और स्टाफ टाइम पे आता तो है ना, पेशेंट को टाइम पे वहां देखते तो है ना. एक सर्वे वहां का भी कर लीजिए. अबे मोहतरमा, यदि घर वालों को पत्थर फेंकने से फुर्सत मिल जाए तो एक सर्वे अपने भाईजान, अब्बूजान, ताऊजान, चाचा जान, फूफा जान, खाला जान, जिज्जू जान पर भी करवा लेना, ताकि पता तो चले कि तंबू में रात में पेलने वाला तुम्हारा कौन सा जान था. जिसकी नानी राम मंदिर बनने से दुखी हो रही थी, यदि वो पुजारियों को वेतन देगा तो उसकी नानी दुख से मर भी सकती है ना कंजरीवाल खांसीलाल.